वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 18 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। PDF और अन्य बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलेंगे, तो जरूर विजिट करें। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जोड़ लें और वेबसाइट पर भी विजिट करें। प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और माफ़ी चाहता हूँ, क्लास आज भी थोड़ा लेट हो गया है। इसका कारण था इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे एरिया में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर वाटर टैक्सी सर्विस हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ वाटर टैक्सी सर्विस का अनावरण किया गया है? इसका सही जवाब है मुंबई। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जल मार्ग मंत्री के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस का अनावरण किया गया है। मुंबई में किए गए इस वाटर टैक्सी सर्विस से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा मुंबई और नवी मुंबई के बीच ट्रैफिक जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। और ये भी देख लेते हैं, बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल ही अभी आयुष मंत्री भी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में ये वाटर सर्विस टैक्सी सर्विस का अनावरण हुआ है। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। राजधानी मुंबई है। राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में 1960 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल कौन है? गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए अब देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से प्रश्न पर ही आधारित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड हाल फिलहाल के कुछ जानकारी हम अपडेट कराएंगे। ध्यान से देखिए। नोनी वैली ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे का विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज घाट बनाने का घोषणा हुआ है। कहाँ? नोनी वैली में। नोनी वैली कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मणिपुर राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं ला गणेशन। ला गणेशन ये हैं वहाँ के राज्यपाल। ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए, लेह क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लद्दाख की राजधानी लेह में दुनिया की सबसे ऊंची सिनेमा घर का उद्घाटन हुआ है। और ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर जो लद्दाख के लेह में इसका उद्घाटन हुआ है, 11,562 फीट की ऊंचाई पर है ये। और ये -28 डिग्री सेल्सियस पर भी सेवा देने में सक्षम है ये सिनेमा घर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर बन गया है। लद्दाख की राजधानी मैंने बताया लेह है। लद्दाख के अभी उपराज्यपाल कौन है? तो RK माथुर, अर्थात राधा कृष्ण माथुर है वहाँ के उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल ही होते हैं, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर। और पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त है वहाँ पे गवर्नर होते हैं, अर्थात राज्यपाल होते हैं। याद रखिएगा ये सब। चलिए, जयपुर क्यों न्यूज में रहा है? तो जयपुर में हाल ही में, जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला अपने ही देश के राजस्थान राज्य के राजधानी जयपुर में रखा गया है। ये तो बन रहा है तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का। तो देख लेते हैं हम लोग, पहला और दूसरा कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो वो है अपने ही देश में है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और इसका पुराना नाम क्या था? तो मोटेरा स्टेडियम इसका नाम था पहले। उसका नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और अब बात करते हैं दूसरा कौन है, क्योंकि तीसरा जयपुर में बन रहा है। पहला हो गया गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम है। और दूसरा क्रिकेट स्टेडियम कौन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के
ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहला नरेंद्र मोदी हो गया, दूसरा मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और तीसरा बन रहा है जयपुर की राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो दोस्तों पहले प्रश्न से मैंने ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से इतने सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक दबा दीजिए और लास्ट में अपना कुछ सेकेंड्स देकर इस क्लास को अपने अदर जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर करें। शेयर करके हमारी आप सहयोग करें, इतनी अपेक्षा हम करते हैं आपसे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये पहला शब्द लगा है तो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये पहला है ये पद, पहले व्यक्ति हैं जो इस पद पर आए हैं। तो इनका नाम क्या है? जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार, आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो याद आ रहा होगा, ये भारत के पूर्व नौसेना उप प्रमुख हैं। जी अशोक कुमार, इन्हीं को भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये देखिए महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं जिनको नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार को, ये जो 26/11 का आतंकी हमला हुआ था मुंबई में होटल में, तो इस 26/11 के आतंकी हमलों के बाद प्रस्तावित नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एक ये बनाने का घोषणा हुआ था कि ये पद बनाया जाएगा। तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अभी कौन है? राजीव डोभाल हैं, इनको ये रिपोर्ट करेंगे इस तरह की जानकारियों से। चलिए भारतीय नौसेना के बारे में बात हुई है तो देख लेते हैं। इंडियन नेवी, स्थापना इसका 26 जनवरी 1950 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार हैं। इसके पहले करमबीर सिंह थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन से, ये प्रश्न पर आधारित कुछ नई नियुक्तियां हाल फिलहाल के हम लोग अपडेट हो लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दिनेश कुमार सकलानी, ये क्या बनाए गए हैं? तो हाल ही में एनसीईआरटी सबको वाकिफ है इससे, एनसीईआरटी के निदेशक अर्थात डायरेक्टर किसे बनाया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में 1961 में, हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली है, नई दिल्ली, और इसके डायरेक्टर वही हो गए दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखिएगा ये सब। चलिए एम जगदेश कुमार, ये क्या बनाए गए हैं? तो हाल ही में यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, तो यूजीसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एम जगदेश कुमार। यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1953 में, हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली है और इसके ये अध्यक्ष कौन हो गए? तो अध्यक्ष वही हो गए जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एम जगदेश कुमार। इनका पूरा नाम एम से मम्मी दाला है, मम्मी दाला जगदेश कुमार है। चलिए गीता मित्तल को क्या बनाया गया हाल ही में? तो गीता मित्तल को हाल ही में TTFI अर्थात टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल को। गीता मित्तल कौन है? ये जम्मू कश्मीर के पूर्व महिला मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, इन्हीं को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। इसका स्थापना 1926 में, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही है और इसके चेयरपर्सन हो गए गीता मित्तल। तो उम्मीद करता हूँ दूसरे प्रश्न से भी आपको जरूरी जो भी फैक्ट्स हैं हमने दिया, महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, आपको पसंद आए होंगे। चलिए यहाँ से कुछ अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लिस्टेड है नीचे, जिसको देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वॉल लाइनर में, क्योंकि मैंने बताया आप लोग को कल ही से इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस कारण से काफ़ी लेट हुआ है, तो थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ये सब रिसर्च करना पड़ता है, फैक्ट्स ऑप्शन से अंदर में ये सब फैक्ट्स बहुत समय लगता है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोग से आग्रह भी करता हूँ कि क्लास को लाइक शेयर कर जरूर करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा भारत का कौन सा सबसे लंबा रेल सुरंग का निर्माण किया गया है? ये है T49। ये भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग है, इसका निर्माण किया गया है। कहाँ है इसके बारे में और जानते हैं।
तो देखिए भारतीय रेलवे द्वारा कतरा बनिहाल सेक्शन को जोड़ने वाली ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जिसको रेलवे टनल कहेंगे इंग्लिश में। T49 इसका नाम रखा गया है। इसका सफल निर्माण कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है इन दोनों को, कतरा बनिहाल को। कतरा बनिहाल सेक्शन को जोड़ने वाली ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो T49 है, इसकी लंबाई 12.578 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखिएगा। रेलवे से संबंधित बातें हुई हैं, तो आइए इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी और रेलवे बोर्ड में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो स्टेशन भी इंक्लूडेड है। भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। अच्छा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अर्थात चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए, कई दिनों से मैं बताते आ रहा हूँ, आज आप लोग बताइए भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक ये चलाई गई थी? इसको कमेंट में आप जरूर बताएं, क्योंकि इसकी चर्चा कई बार पिछले क्लासों में मैंने किया है। आपको याद भी होना चाहिए ऐसे भी, तो कमेंट में इसको एक लाइन बताइए, क्योंकि यहाँ पे वही पॉइंट रहा था, मैं आज इसको यहाँ पे हटा दिया हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ इसका जवाब मिलेगा। भारत में सबसे पहला ट्रेन कब और कहां से कहां तक चलाया गया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को स्वीकृति दिया है? तो ये है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस योजना को नई शिक्षा पॉलिसी जो आया 2020-21 उसमें इसको दिया गया था, सुझाव मिला था। तो ये नई प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू किया गया है, प्रोग्राम है ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। देखिए, वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई थी उसको संरक्षित करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 के दौरान एक यह नई योजना है, प्रोग्राम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसको मंजूरी मिल गया है। यह योजना देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। अब सरकार ने देश में वयस्क शिक्षा अर्थात जिसे प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं शब्द को एक नए शब्द के साथ बदल दिया है, सभी के लिए शिक्षा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे चल के आपको इसका जरूरत पड़ेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में HIV से ठीक होने वाली किस देश से दुनिया की पहली महिला मरीज ठीक हुई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला है जो HIV पॉजिटिव थी और ये इससे सही हो गई हैं, ठीक हो गई हैं। और ऐसा होने वाली ये पहली महिला है, किस देश की हैं? तो USA की हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, ल्यूकेमिया से पीड़ित एक अमेरिकी रोगी पेशेंट एक डोनर से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्राप्त करके HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और विश्व की तीसरी व्यक्ति बन गई हैं। इनसे पहले 2 व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव होने के बाद सही हो गए हैं, लेकिन वो पुरुष थे और ये पहली महिला हैं जो अमेरिका से हैं। इनका नाम दोस्तों, मैं जहाँ भी जिस न्यूज द हिंदू से ये न्यूज मैंने उठाया है, द हिंदू और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी न्यूज पेपर में जब सर्च कर रहा था तो मिला, उसमें इनका नाम कहीं दर्ज नहीं मुझे दिखा। अगर दिखेगा तो नेक्स्ट मैं या इसी क्लास के कमेंट में जरूर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ अपडेट कर दूंगा। नाम इनका मैं काफ़ी कोशिश किया, नहीं मिल पाया। इतना जरूर याद रखना है, अमेरिका से है ये, पहली महिला हैं जिनको HIV पॉजिटिव थी और ठीक हो गई हैं। चलिए, HIV का फुल फॉर्म देखते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। महत्वपूर्ण है ये फुल फॉर्म, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लोगों को तंबाकू का सेवन छोड़ने में सहयोग के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है क्विट टोबैको। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया हूं मैं, क्विट टोबैको। और WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऊपर भी बताया। स्थापना इसका 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस अधनोम। अभी इनका बहुत बड़ा रोल है, विश्व भर में जो पैंडेमिक चल रहा है उससे रिलेटेड इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये कर्नाटका बैंक ने जीता है। 17वीं वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2020-21 में कर्नाटका बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, इसके अलावा बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन, इसके अलावा बेस्ट यूज ऑफ AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML एंड डाटा एनालिटिक्स का पुरस्कार इसने जीता है। कर्नाटका बैंक ने जीता है, इसके बारे में देखिए। 18 फरवरी 1924 को इसकी स्थापना है। हेडक्वार्टर कर्नाटका के मैंगलोर में है। MD एंड CEO महाबलेश्वर MS हैं। चेयरमैन प्रदीप कुमार पांजा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में एक गेमिंग कंपनी, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया है। शाहरुख खान है, इसीलिए इस प्रश्न को लाना जरूरी था। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, जिसे किंग खान भी कहते हैं। गेमिंग कंपनी जो A23 है, इसका एक कैंपेन है, चलो साथ खेलें, इसको बढ़ावा देंगे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित वीमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीता है? तो ये खारू एक टीम है जो लेह लद्दाख में ही है, उसने जीता है वीमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। फाइनल मुकाबले में एक टीम ये है लोलक टीम, इसको हराकर खारू टीम ने इसे जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आइस हॉकी चैंपियनशिप, वीमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022, तो लद्दाख के लेह में ही इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जानी मानी बंगाली गायिका का निधन हुआ है, क्या नाम है इनका? तो संध्या मुखर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको, संध्या मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंगला विभूषण और अन्य राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। संध्या मुखर्जी, निधन हो गया इनका, याद रखिएगा। हाल ही में किस दिन गुरु रविदास जयंती मनाया गया है? तो ये 16 फरवरी को मनाया गया है। जाने माने समाज सुधारक, कवि, धार्मिक गुरु गुरु रविदास की ये 645वीं जयंती है जो 16 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने डिजिटल पेमेंट सर्विस को आसान करने और इसके अपने यूजर्स को सहयोग के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है? तो ये है ट्विटर। ट्विटर इसके साथ, पेटीएम के साथ समझौता किया है इन सभी कामों के लिए। आइए ट्विटर और पेटीएम के बारे में देख लेते हैं। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में, इसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। सीईओ पराग अग्रवाल हैं जो अपने इंडियन हैं, और ये ट्विटर के सीईओ बनने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखिएगा। पेटीएम के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नोएडा है, चेयरपर्सन इसके विजय शेखर शर्मा है, सीईओ वरुण श्रीधर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 70वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये हरियाणा की टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। और महिला वर्ग में इसमें कौन जीता है? तो वो है केरल की टीम ने महिला वर्ग में यही खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो उड़ीसा में है। यहीं पे 70वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली फीफा क्लब वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? तो चेल्सी। इंग्लैंड की फुटबॉल क्लब टीम है चेल्सी, इसी ने ब्राजील की टीम पाल्मेराज को हराकर पहली बार आयोजित हुई फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में हुआ था। कहाँ है ये? तो अबू धाबी में है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जाने माने कन्नड़ लेखक और कवि का निधन हुआ है, क्या नाम है इनका? चिन्नवीरा कानवी, इनका निधन हो गया है। कन्नड़ लेखक और कवि थे ये, और इनको 1981 में साहित्य अकेडमी से भी सम्मानित किया गया था। 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिड भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महिलाओं की आजीविका के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? ये है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। ये सिडबी ने शुरू किया है महिलाओं की आजीविका के लिए। इसके द्वारा महिलाओं को उद्योगों से, विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। खासकर पश्चिम बंगाल में महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाएंगी, ये भी याद रख सकते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म ऊपर मैंने इसे तो बता चुका हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना इसका 1990 में, 1990 में। हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और सीएमडी इसके एस रमन है। चलिए, ये रहा आज का सभी प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेयर हैज द मेदाराम जात्रा फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ मेदाराम जात्रा उत्सव मनाया गया है? इस प्रश्न को मैंने पिछले कल ही क्लास में कराया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अब तक याद होगा। तो इसका जवाब कमेंट में अवश्य करें, इंतजार रहेगा इसका जवाब आप लोग से, अपेक्षा करूंगा। नहीं याद है तो पिछली क्लास को देखें या गूगल सर्च करें और वहां से इसको प्राप्त करें और कमेंट जरूर करें। नहीं याद है, जब सर्च करके इसको प्राप्त कर लेंगे आप, तो हमेशा के लिए, एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि लगी हैं
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कुछ सेकेंड्स अपना देकर इससे अपने अन्य एजुकेशनल जो भी ग्रुप्स हैं, दोस्त भाई बहन हैं, उनके पास शेयर जरूर करें जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपका ये कुछ सेकेंड्स हमारे लिए वरदान साबित होगा टार एजुकेशन के लिए। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक और शेयर कर देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।